हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम क्लास 12 की जो वैद्युत विभव संधारित्र पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर पढ़ेंगे 15। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन आप बोर्ड लेवल से उठाकर कंपटीशन लेवल तक हमने आपको पढ़ा दिया है। उसमें पहले पढ़ा गया है श्रेणी क्रम संयोजन, उसके बाद समांतर क्रम संयोजन। ये दोनों बोर्ड परीक्षा में आते हैं आपकी यूपी बोर्ड में। उसके बाद कई पॉइंट हम लोग पढ़े हैं, कुछ कंडीशन लगा के पढ़े हैं। जिससे मान लीजिए इनफाइनाइट सीरीज हो, कोई ट्विस्टोन से तो बन रहा हो तब कैसे ऐड करेंगे। ये तो मान लीजिए वायर से कोई कनेक्ट कर दें, मतलब उसको शॉर्ट सर्किट कर दें तब फिर कैसे बन जाता है। उसी का एक प्रॉब्लम और पढ़ेंगे, वो होगा समांतर प्लेट संधारित्र। जैसे या हम कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए समांतर प्लेट रखे हों, समांतर प्लेट या एक से अधिक प्लेट रखे हों, एक से अधिक समांतर प्लेट हों, एक से अधिक समांतर प्लेट। एक से अधिक क्या है, सही चीज तो है ये कि दो से अधिक कहना चाहिए, क्योंकि एक संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, मिनिमम दो से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है, 2 3 4 प्लेटें बना दी गई और सब के बीच की दूरी हम कह देंगे, इनके बीच की दूरी D1 है, इनके बीच की दूरी D2 है और इनके बीच की दूरी D3 है। लेकिन एरिया सबका ये है, सबका क्षेत्रफल कितना है, ये सबका क्षेत्रफल क्या है, ये है, और दूरियां सबके बीच की भिन्न भिन्न है। ये जो पहली प्लेट है इसको और ये तीसरे प्लेट को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। अब वो वायर हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। और कह रहा है एक प्लेट जो ये आखिरी वाली प्लेट है, इसको प्लेट नंबर 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, इसको 4 कहेंगे। कह रहा है इन दो प्लेटों की से एक बैटरी को जोड़ देते हैं। तो हम मान लें काल्पनिक रूप से एक बैटरी जुड़ी हुई है। अब B वोल्ट की बैटरी है, यदि बैटरी का वोल्टेज भी है तो इधर वाला पोजीशन क्या होगा, ये वाला सिरा B वोल्ट का होगा और ये वाला सिरा पर 0 वोल्ट होगा। बोलो, प्लस पर क्या होगा, V वोल्ट होगा और नीचे वाले पर 0 वोल्ट होगा। तो बैटरी से कुछ चार्ज इसमें जाएगा, मूव कर जाएगा इस प्लेट में। बोलो, प्लेट नंबर 2 में इस प्लेट में प्रेरण के कारण यहाँ पर एक संधारित्र बनेगा, तो यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज हो जाएगा। भाई ये आवेश इस पर जाएगा, इंडक्शन लगेगा, प्रेरण की घटना होगी तो इस पर भी आवेश जाएगा, आवेश जाएगा तो इस पर भी वोल्टेज होगा। मान लेंगे कि इसका वोल्टेज B डैश है। अब एक तार से जुड़ा हुआ तो जितना वोल्टेज इसका होगा उतना ही वोल्टेज इसका भी हो जाएगा, ये भी B डैश हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखेंगे कि संधारित्र हमारी क्या क्या बन रही है। तो इसका जो एक संधारित्र ये बनेगा C1, या हम कह सकते हैं, अब हम पॉइंट बना लें, क्या क्या माना गया है, वोल्ट ये, या जिसको हम PQ मान सकते हैं क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल सबका ये दे दिए हैं, तो P और Q, दो पॉइंट है P और Q, और इसका जो वोल्टेज है, और एक पॉइंट और मान लेते हैं, या ऐसा कह लें कि जो वोल्टेज है P और Q के बीच का, यहाँ का वोल्टेज हमारा V है और यहाँ का 0 है। बीच में एक पॉइंट और मान ले सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जहाँ का वोल्टेज हम मान लेंगे B डैश है। ठीक है, या PQ मान लें, Q मान लें, यहाँ पर 0 वोल्ट है। PQ यहाँ पर R कोई पॉइंट मान लेते हैं, बीच में R कोई पॉइंट है P, और यहाँ पर Q पॉइंट है। यहाँ का वोल्टेज V है, Q का पॉइंट 0 है, और मान लेंगे जो R पॉइंट है उसका वोल्टेज कितना है, V डैश। अच्छा, अब इसमें देखें कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। तो एक तो इस प्लेट को लेकर ये वाला बन जाएगा जिसकी धारिता हम मान लेंगे C1 है। तो किनके किनके बीच में लगा है, किसके बीच में, R और ये किस प्लेट पर है, P पर। तो R और P के बीच में एक धारिता लगी है C, जिसका नाम C1 है। उसके बाद देखेंगे इधर आ जाइए नीचे वाले पे। अब यदि ये पॉइंट R है तो इसको भी हम R ही मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्टेज दोनों का समान होगा, B डैश ही होगा।
तो इस विभवांतर बी डैश के साथ इसका विभवांतर मान लीजिए वी है, इसका विभवांतर कितना है वी है, और इसका क्या है बी डैश। तो पी और आर के बीच में एक संधारित्र और मिल गया हमें, तो इन्हीं के बीच में एक संधारित्र और लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, ये कौन सा पॉइंट मिला था आर, और ये कौन सा मिला क्यू। आर और क्यू के बीच मतलब बी डैश और 0 वोल्ट के बीच एक कैपेसिटर और मिल गया, जिसका नाम हम क्या दे देंगे C3 नाम देंगे। अब ये दो हमारे किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, और ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो जिससे अच्छा ऐसा करिए, दूरी सबका समान मान लीजिए और क्षेत्रफल भी समान करिए, ज़्यादा फायदा होगा। और सबके सब पूरा सिस्टम हमने निर्वात में डाल रखा है, ठीक है, इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट E अपॉन D, यहाँ वैल्यू C E अपॉन D, और यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट E अपॉन D। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इन दोनों को समांतर में जोड़ेंगे। तो मान लेंगे कि इन दोनों का जो योगफल आएगा वो C डैश आएगा, उसको C1 प्लस C2 के नाम से जानेंगे, और C डैश इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट E अपॉन D आ जाएगा, और एक C3 होगा, दोनों समांतर में होंगे। अब समांतर के लिए 1 अपान टोटल धारता हम मान लेंगे C आएगा फाइनली, तो 1 अपान C डैश प्लस 1 अपान C3, यहाँ लगा देते हैं 1 अपान C इक्वल टू C डैश की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ रही है 2 एप्सिलॉन नॉट E अपान D। 1 अपान C3 की वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है एप्सिलॉन नॉट E अपान D। D दोनों में सबसे ऊपर चला जाएगा, तो D अपान 2 एप्सिलॉन नॉट E प्लस D अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 1 अपान C। तो 1 अपान C इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट E अपान आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर 3D आ जाएगा, पलट देंगे तो C इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट E अपान 3D, ये धारता आ जाएगी, टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। मतलब ये 3 प्लेटें हों, 4 प्लेटें रखी गई हों, एक दूसरे से समान दूरी पर रखी हों, निर्वात में रखी हों, और सभी का क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो। दूरी जो है प्लेटों के बीच की दूरी सबके D है, सभी प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ये है, ठीक। हम मान लेंगे सबका क्षेत्रफल। तो हम जब ये प्लेटें रखी जाएंगी, 2-3 प्लेट रख दें या 4 प्लेट, कुछ भी प्लेटें रख सकते हैं, तो उनके लिए कैपेसिटी निकालने का, धारता निकालने का ये हमारा क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला हेडिंग लग रहे हैं, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, जो हमारा अगला हेडिंग होगा इसमें वो होगा समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा, मतलब यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब आप इसके बारे में सुनिए। यदि कोई समांतर प्लेट संधारित्र हो, जैसे मान लीजिए ये कोई संधारित्र है, मान लेंगे क्षेत्रफल ये है, बीच की दूरी D है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है, क्लियर। हम ये मानेंगे कि मुक्त छोटा छोटा आवेश देते देते इस पर जो किया गया कार्य DW हो, बोलो। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कुछ डिफिनेशन वगैरह इसके, कि किसी चालक की भांति किसी संधारित्र को। अच्छा एक चीज़ और सुनिए, इसको हम पढ़ा रखे हैं वीडियो में, इसको पढ़ाया गया है, ये आप लेक्चर नंबर 11 देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसमें हमने लिखाया है संधारित्र की संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के रूप में एक हेडिंग पढ़ाया है ना, और उसमें शायद फार्मूला आया होगा U इक्वल टू हाफ CV², ठीक है। हमने C को भी कन्वर्ट किया होगा, C बराबर क्या रखा होगा, B बराबर क्या रखा होगा, Q अपान C रखा होगा, तो 1/2 Q² अपान C, यही हमने ड्राइव करा है, इसको निगमन करा दिया है, ये अपना डेरिवेशन हो चुका है ना, यानी इसको पढ़ा चुके हैं। यदि आप इसको नहीं समझ में आया तो आप लेक्चर नंबर 11 देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। 11 में लेक्चर नंबर 11 में ये लिखाया हुआ है, क्लियर। चलिए अगला हेडिंग लेते हैं, क्या फायदा टाइम बर्बाद करने से, हम लोग को एक बार जब पढ़ चुके हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा वहीं से।
अब इसमें एक हेडिंग आएगा कि संधारित्र को आवेशित करने पर उसमें जो ऊर्जा घनत्व होगा वो कितना होगा। तो हेडिंग लगाएंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेशित समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग। एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व क्या होगा। तो ऊर्जा घनत्व का इसमें कोई डिफिनीशन वगैरह होगा नहीं, केवल हम लोग डेरिवेशन होगा। तो एक मान लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, जिस पर बी वोल्ट दिया जाता है, इसकी धारिता सी है, क्यू आवेश देने पर बी वोल्ट उत्पन्न होता है, और क्यू आवेश देने पर बी वोल्ट उत्पन्न होता है जिसकी धारिता सी है, और प्लेट का क्षेत्रफल ये है, बीच की दूरी डी है। तो मानेंगे, माना संधारित्र की धारिता सी है, क्यू आवेश देने पर संधारित्र का विभव V हो जाता है, संधारित्र का विभव V हो जाता है। तो प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब हम निकालेंगे प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कितना होगा। प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, अच्छा घनत्व बराबर होता क्या है, ऊर्जा बटा आयतन। ऊर्जा बटा आयतन, किसका आयतन, प्लेटों के बीच का आयतन। स्मॉल यू से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, स्मॉल यू से लिखेंगे। ऊर्जा को यू से कैपिटल लिख रखा है, आयतन को लिखेंगे क्षेत्रफल गुणे बीच की दूरी। बोलो, जैसे मान लीजिए दो प्लेटें हैं, दोनों के बीच का आयतन लिखना, तो क्षेत्रफल ले लें, उसके बाद बीच की दूरी। अब उसके क्षेत्रफल लेंगे तो क्षेत्रफल का मान कितना आ जाएगा, यू का मान कितना है, हाफ सी वी स्क्वायर अपान ये इंटू डी। ये हमारी ऊर्जा घनत्व का फार्मूला आ जाएगा। अब इसमें हम लोग कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यदि इसको आवेश के रूप में लिख दिया जाए, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जो C है 1/2, C को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 ये अपान डी इंटू वी स्क्वायर अपान ये इंटू डी। ये से ये कट जाएगा, आ जाएगा U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 वी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। यदि इसको और कन्वर्ट करेंगे तो U इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 और V अपान डी का होल स्क्वायर, जो कि हमारी निर्वात की या वायु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी इसके अंदर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E0 हो तो उसकी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको नोट कीजिए, ऊर्जा घनत्व का फार्मूला हो जाएगा, नोट कीजिए फास्ट। देखिए बच्चों, इसका कुछ मात्रक वगैरह देख लीजिए क्या होगा, ऊर्जा घनत्व का मात्रक। इसके मात्रक की बात करेंगे, मात्रक। अच्छा, यहां से देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल, और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो मात्रक क्या निकल आएगा, जूल प्रति। उसके बाद में पूछो ये कौन सी राशि होगी, अदिश या सदिश। आदिश राशि। कौन सी राशि होगी, क्यों होगी, अब इसको समझिए ना। मान तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र आया ना, और वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है, इसीलिए ये वाला क्या होना चाहिए, सदिश।
लेकिन फिर भी अधिस हो रहा है, क्यों? तो सुनिए, ये सेम क्वांटिटी यानी दो सदिश राशि थी, वैद्युत क्षेत्र स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अगर दोनों सदिश राशियों का अधिक गुणन लेंगे तो मामला क्या बन जाता है? अधिस राशि। क्लियर? इसीलिए ऊर्जा घनत्व क्या जाएगा? अधिस राशि। ठीक है, ओके दोस्तों, यहां से लेक्चर खत्म हो रहे हैं, क्योंकि इस सत्र में 2020-21 लॉकडाउन के दौरान जो 30% कोर्स हटाया गया है उसमें वान डे ग्राफ जनित हटा दिया गया है, संधारित्र के प्रयोग ये सब नहीं दे रखा है, तो उसको हम लोग नहीं कवर करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे जो लेक्चर में चलेंगे हम लोग के, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लगभग हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर के 3 वीडियो दे जाएंगे, 3 न्यूमेरिकल लगवाए जाएँ। एक तो आपके यूपी बोर्ड लेवल पर होगा, दूसरा एनसीईआरटी का होगा आपके बुक का, तीसरा होगा नीट और जेईई और कंपटीशन या आईपीएमटी का सवाल होगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आज का, चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल आज ही लगवा दे रहे हैं। 1 मिनट, एक न्यूमेरिकल लगा लीजिए। कुछ इस तरह से है, चलिए एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। तो देखिए एक न्यूमेरिकल इस तरह से कुछ है, एक कोई सर्किट बन रही है, और इसमें संधारित्र लगे हुए हैं। एक कैपेसिटर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और ये 2 माइक्रो कूलम का है, सॉरी माइक्रोफैरड का हैगा। ये हमारा 3 माइक्रोफैरड का है, ये हमारा 4 माइक्रोफैरड का है, और ये हमारा 6 माइक्रोफैरड का है, और ये हमारा 5 माइक्रोफैरड का है, और ये 2 पॉइंट ये और भी दे रखा है। कह रहा है इन जो सर्किट बनी है इस परिपथ के बीच तुल्य धारता कहती है। क्या निकालना है? तुल्य धारता, तुल्य धारिता। ठीक है, क्या निकालना है? तुल्य धारता। तो जब तुल्य धारता निकालना हो, पहले तो वीडियो पहुंच करके आप लोग खुद ट्राई कीजिएंगे, उसके बाद लगाएंगे। तो ये निकालना हो तो करेंगे क्या? ये और बी के बीच सबसे पहले एक बैटरी मान लेंगे जो कि काल्पनिक होगी, वास्तविक नहीं। हम मान लेंगे कि एक बैटरी लगी है, सर्किट दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेंगे। यहाँ का वोल्टेज भी, ये वोल्टेज 0 हो जाएगा। यदि ये हाई वोल्टेज है तो चार्ज इधर से फ्लो करेगा, मान लेते हैं यहाँ भी इधर से फ्लो कर रहा है, यहाँ पर जाएगा, मान लेते हैं इस पॉइंट का वोल्टेज भी हो गया और यहाँ का वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि यहाँ तक कोई इंस्ट्रूमेंट लगा नहीं है तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, वोल्टेज तो घटेगा नहीं। या प्रतिरोध को नगण्य मान लेते हैं, तार का जो प्रतिरोध होता है उसको नगण्य मान लेते हैं, लगभग ना के बराबर। अब यदि यहाँ पर भी वोल्ट है, मान लेंगे इसमें जो यहाँ इस पॉइंट पर जो आएगा वो वोल्टेज भी आके बी डैश बन जाएगा, और यहाँ से 0 वोल्टेज है तो हम ये मान लेंगे कि ये वोल्टेज यहाँ पर भी आकर बी डैश बन गया। क्लियर? अब हम देखेंगे कि इन 2 पॉइंट की, अब इनको थोड़ा ढंग से बनाया तो देखिए कैसे बना सकते हैं, या रहने दीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज भी है, यहाँ पर बी डैश है, हम कहेंगे जो V है वो ज़्यादा होगा किससे? बी डैश से। मतलब आवेश का प्रवाह V से बी डैश की ओर होगा, ये कन्फर्म हो गया मुझे। यहाँ से B वोल्टेज गया तो यहाँ पर मान लेंगे बी डैश हो जाएगा, यहाँ पर बी डैश हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा आवेश इधर से प्रवाहित होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये वोल्टेज ज़्यादा है और ये वोल्टेज कम है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाएगा। इधर से देखेंगे कि यहाँ पर भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, मतलब इसमें जाएगा। अब इस सर्किट में बात करिए, यहाँ देखिए बी डैश है और बी डैश का मान जो है वो 0 से तो ज़्यादा होगा ही, तो आवेश बी डैश से 0 की ओर जाएगा और यहाँ बी डैश से 0 की ओर जाएगा। मतलब आवेश केवल इसमें प्रवाहित होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सिरों पर विभव का मान क्या है? समान है। और यदि विभवांतर 0 होगा, अंतर क्या है? 0, क्योंकि दोनों वोल्टेज समान है, तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा, मतलब इसमें कोई वोल्टेज प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो ये क्या बनना है हमारा? व्हाइट-स्टोन सेतु बनना है। क्या बनना है? व्हाइट-स्टोन सेतु, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। तो आप नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखिए लेक्चर नंबर 14। अब देखेंगे कि जो आवेश इसमें जाएगा, मान लेते हैं Q1,
वही आवेश यहाँ तक गया, अब इधर इसको जाना नहीं तो वही इसमें चला जाएगा Q1। मान लेते हैं यहाँ से जो आवेश निकला वो Q2 गया, इसमें कौन सा आवेश गया है Q2, तो वही आवेश इसमें भी जाएगा Q2। बोलो, क्योंकि आगे तो जाना नहीं है इसमें। ये मान लीजिए सर्किट नहीं है, ये है ही नहीं आवेश, ये मान लेते हैं कि बिल्कुल इसमें कोई मतलब नहीं है इसका लगाने का, तो एक आवेश इधर से इधर जाएगा और एक इधर से इधर जाएगा। तो ये दोनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए, क्योंकि आवेश समान जाएगा। ये किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो अब हम इसका नाम डाल देंगे C1, C2, C3 और C4। हम लिखेंगे C1 व C2 में आवेश समान है तो श्रेणी क्रम में होंगे। हम मान लेंगे इन दोनों का जो तुल्य धारता आएगी वो C डैश आएगी। कितनी आएगी? C डैश। तो 1/2 + 1/4 है, तो सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 6/8 यानी C डैश = 4/3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। क्लियर? इन दोनों को निकाल दीजिए, हम लिख देंगे C3 व C4 किस क्रम में है? क्यों? क्योंकि आवेश दोनों में समान जा रहा है। आवेश एक ही आवेश जिन जिन आवेशों में प्रवाहित होगा, जिन जिन संधारित्रों में, वो हमारे किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। मान लेंगे इनकी धारता 1/3 + 1/6, सॉल्व कर देंगे। C डबल डैश 1/= 6 × 18 9 2 आ जाएगा। C डबल डैश = 2 माइक्रोफैराड। अब देखिए, जितना आवेश इसमें है उसके वो आवेश इसमें नहीं है, मतलब दोनों में आवेश भिन्न भिन्न है। अब इस टोटल को हम मान लेंगे एक कैपेसिटर है, यहाँ टोटल का मान लेंगे एक कैपेसिटर है। इन दोनों में आवेश भिन्न भिन्न है, इन दोनों में आवेश अलग अलग है, तो किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। लिखेंगे C डैश व C डबल डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मान लेंगे टोटल धारता C आ जाएगी, जिसको C डैश + C डबल डैश कर देंगे। समांतर में योगफल ऐसे तो निकलता था, बोलिए। C डैश का मान 4/3 और इसका मान 2, 4 एकम 4 3 दूनी 6 4 10/3 माइक्रोफैराड। मतलब जो टोटल धारता आएगी वो 10 माइक्रोफैराड आएगी। क्लियर? अब देखिए, वो तो कर सकते थे, वैसे हम देखते हैं 2/3 यहाँ लिखा है, 4/6 मतलब 2/3। इन दोनों का अनुपात समान है तो बीच वाले में कोई आवेश नहीं जाएगा, क्योंकि व्हिटस्टोन से यही कहता था कि C1/C3 = C2/C4, तो बीच वाले संधाई में कोई आवेश नहीं जाएगा। क्लियर? ओके दोस्तों, ये आज का आपका आखिरी लेक्चर रहा इस लेसन का। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।